नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइए। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शानदार तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप लोग मुझे बताइएगा, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं अनुसूचियां। क्या हम पढ़ने वाले हैं? अनुसूचियां। तो आप लोग मुझे बताइए, अनुसूचियां जिनको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल्स कहते हैं, शेड्यूल्स। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि अनुसूचियां और अनुच्छेद में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स मैं आपको ओरल ही समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, अनुच्छेद, अनुच्छेद जिसमें कानून दिए हैं, जिसमें प्रावधान दिए हैं, जिसमें व्यवस्थाएं दी हैं। अनुसूचियां जिनमें उन कानूनों को, उन व्यवस्थाओं को लागू किया जाता है, उनमें उनके विषयों को स्पष्ट रूप से बताया जाता है, उन्हें हम अनुसूचियां कहते हैं। तो सभी को राधे राधे, नमस्कार। जल्दी से आप लोग आ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फ्राइडे में क्लास नहीं हुई थी क्योंकि मेरे यहाँ पर माताजी की तबीयत खराब थी और मैंने बताया भी था कि मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग आ जाइए जल्दी जल्दी से। सभी को यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। मेरी लाइव क्लासेस नहीं दिख रही क्या? रिकॉर्डेड क्लासेस तो दिख रही होंगी आपको, दिख रही है ना सारी? चलिए, अनुसूचियां हम पहले यहां पर पढ़ते हैं कि भैया हम मूल संविधान की बात करते हैं। मूल संविधान, यहां पर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। बहुत बेसिक चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। आप बताइए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो आप लोग फटाफट से बता दें कि ओरिजिनल संविधान में यहां पर कुल शेड्यूल्स कितनी थी? आप कहेंगे कुल अनुसूचियां, कुल अनुसूचियां कितनी थी? जल्दी से बताइए। 5 रुपए वाली चॉकलेट डिजिटली मिलेगी आपको। अनुसूचियां कि भैया टोटल जो अनुसूचियां थी, शेड्यूल्स थी, वो 8 थी। कितनी थी? 8। आप लोग सभी भली भांति जानते होंगे, सभी साथी आप जानते होंगे। लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात करूं कि भैया वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम की अगर बात होगी तो आप कहेंगे प्रेजेंट में कुल शेड्यूल्स कितनी हैं। तो यहां पर हमने बात कर ली कि भैया कुल शेड्यूल्स कितनी है। फटाफट से आप बताइए कि कुल शेड्यूल्स कितनी है। तो टोटल अनुसूचियां जो हैं वो 12 हैं। कितनी है? 12। ठीक है, चलिए यहां पर हमने बात करनी है। एक बच्चे ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा, पहली डेमो में जो क्वेश्चंस था शायद कोई एक, हालांकि मैंने वो कराया नहीं था, मैंने होमवर्क में दिया था। तो उसमें पीडीएफ में जो टिक हो रखा है कि संविधान सभा ने एंटरिम या अंतरिम संसद के रूप में कब तक काम किया, तो उसमें जो आंसर टिक कर रखा है वो 1949 कर रखा है, लेकिन वो गलत है। 1949 थोड़ी था, मैंने तो 1950 से 1952 तक बताया था कि 1952 तक होगा, है ना? अभी तो चैप्टर्स पहला ही चल रहा है, पहले ही चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, है ना? समझ रहे हैं आप मेरी सारी बातें? तो यहां पर हमने इनकी बात कर ली। वैसे मैं यहां पर लाया भी हूं आज, ठीक है, क्योंकि बड़ा है तो मैं नहीं चाहता इसके छोटे से टॉपिक को बहुत बड़ा खींच लिया जाए। इसको आराम से अच्छे से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे कि साहब जो अनुसूचियां हैं, जो शेड्यूल हैं, हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को हमने पढ़ा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जबकि 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 में। हम जानते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिकन डे के रूप में मनाया जाता है। ये वाली बातें हमें पता है। मूल संविधान में जो भाग थे, जो पार्ट्स थे, पार्ट्स कितने थे? 22 थे। अनुच्छेद, आर्टिकल्स जो थे वो 395 थे और अनुसूचियां, शेड्यूल जो थी वो 8 थी। लेकिन वर्तमान समय में जो भाग हैं वो 25 हो गए हैं। अनुसूचियां 400, अनुच्छेद 470 है और अनुसूचियां 12 हैं। क्या 396 नंबर का कोई अनुच्छेद है? क्या 23वें नंबर का कोई भाग है? मैं कहूंगा नहीं है।
आप कहोगे तो फिर सर आपने 22 की जगह यहां पर 25 क्यों लिख दिया? संख्यात्मक दृष्टि से, काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर भाग की संख्या कितनी है? भाग की संख्या है 25, क्योंकि 4a जोड़ दिया 9, 9b जोड़ दिया 9a जोड़ दिया 14a जोड़ दिया। इस प्रकार से जो भाग हैं वो और जोड़ दिए गए हैं, वो और जोड़ दिए गए हैं। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया। कोई वीडियो डिलीट नहीं हुआ है भाई। शिवांगी कुमारी देखो, इनका मैसेज देखो कि कोई वीडियो डिलीट हुआ है क्या? कोई वीडियो डिलीट नहीं है, सारे वीडियो पड़े हुए हैं, सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अहमद साहेब जी, नहीं 448 नहीं है, 470 आर्टिकल है, 470। अगर ऑप्शन में ये अपडेट होकर आएगा, ठीक है, अब ये अपडेट होकर आएगा 470 है। लेकिन अगर अपडेट ना हो, अगर ऑप्शन में ये अपडेट नहीं होगा तब 448 लिखा होगा, तब 448 लिखा होगा, इस पे टिक कर देना। लेकिन अगर 470 दे रखा हो, अपडेटेड दे रखा हो तो 470 होगा। ठीक है, तो अब तो अपडेटेड ही आएगा, क्योंकि 470 तो पिछले साल ही बढ़ गए थे, लेकिन बुक में अपडेट हो गए थे। एग्जामिनर ने 470 अपडेट नहीं किए थे, उन्होंने 448 ही दे दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन में 448 हो तो इस पे टिक कर देना, अगर 470 भी दिया हो तो 470 पे टिक कर देना। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ गई? क्या ये सारी बातें समझ में आ गई कि भैया ओरिजिनल आर्टिकल तो आज भी यही है, 396 नंबर का कोई अनुच्छेद नहीं है। तो फिर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया 470 क्यों लिख दिया? वो इसलिए लिख दिया क्योंकि यहां पर हमने ये इसलिए लिखा है क्योंकि संख्यात्मक दृष्टि से जो आर्टिकल्स हैं उनके क्लोज बढ़े हैं, उनके सब क्लोज बढ़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें, भाई सारे बच्चे अधिकतर कह रहे हैं कि केवल डेमो क्लास डली हुई है। सर ऑप्शन में 470, 395, 448 तीनों दिया हो तो ऑप्शन ऐसे पूछेगा कि मूल संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे मतलब पहले 395 पूछेगा, वर्तमान में कितने हैं, और ऑप्शन में 448 भी हो, 470 भी हो और 395 भी हो तो 470 को टिक करिएगा। हालांकि 470 और 448 एक साथ नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है जी, चलिए तो ये वाली बातें आप लिखिए। ठीक है, यहां तक हम पढ़ेंगे, आशा है आपने ये लिख लिया होगा। बात आती है अनुसूची 1 की। अनुसूची 1 कहती है कि भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन। कि अनुसूची 1 में क्या दिया हुआ है? अनुसूची 1 में भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, क्षेत्र हैं, उनकी चर्चा की गई है। आप कहेंगे नाम क्षेत्रों की चर्चा है कि टोटल राज्य कितने हैं? आप कहेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज नेम्ड एरियाज डिस्कशन। तो हम कहेंगे भैया टोटल राज्य कितने? 28। यूटीज केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो आप कहेंगे 8। कि अनुसूची 1 ये कहती है, अनुसूची 1 कहती है कि भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के नामों का जिक्र किसमें किया गया, राज्यों के क्षेत्रों का वर्णन किसमें किया गया है? अनुसूची 1 में किया गया है, अनुसूची 1 में किया गया है। नोट यहां पर लिख रहा हूं, नोट का मतलब आप समझते ही होंगे। नोट का मतलब क्या रहने वाला है? आप कहेंगे जब कभी भी नए राज्य बनाए जाएं या नाम बदले जाएं, राज्यों के नाम बदले जाएं, ठीक है, एरिया कम किए जाएं, तो इसके लिए संशोधन किसमें किया जाएगा? संशोधन। आप लोग कहेंगे भैया संशोधन, यहां पर हम पढ़ रहे हैं संशोधन या अमेंडमेंट की बात यहां पर है। अमेंडमेंट, आप कहेंगे भैया अमेंडमेंट किसमें किया जाएगा? अमेंडमेंट जो किया जाएगा, अमेंडमेंट अनुसूची 1 में किया जाएगा। किसमें? अनुसूची 1। यहां पर आप लिखिएगा अनुसूची यानी कि शेड्यूल 1 में किया जाएगा, शेड्यूल 1 में किया जाएगा। क्यों भैया? ये विषय तो हमने आर्टिकल में पढ़े थे, किया जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, किया जाएगा। अब मैंने ये क्यों लिखा? आप कहेंगे नए राज्य तो अनुच्छेद 2 और 3 में है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं यहां पर यह बात करूंगा कि जब कभी भी
उनको बदलने की बात आए, राज्य के नाम परिवर्तित करने की बात आए, तो संशोधन आर्टिकल्स में नहीं होंगे, संशोधन अनुसूची 1 में होगा। किस में होगा? अनुसूची 1 में होगा। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ गई? सर डेमो क्लास में बस इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज हुआ, बाकी आप लोग ज्यादा हिंदी, यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं लिखा हुआ क्या? यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं लिखा हुआ क्या? चलिए अपलोड कर रहा है पीडीएफ डाल तो रहा की अपलोड नहीं करी होगी, पीडीएफ नहीं, क्लासेस 3 डेमो क्लासेस बस बता रहे हैं बच्चे, वही डली हुई हैं, बाकी और कोई क्लास नहीं मेरे पास तो है नहीं। चलिए ये सारी बातें हम लोगों ने यहां पर लिख ली हैं। क्या किसी को कोई समस्या है? चलिए बहुत शानदार, नवीन से चेक करवा के आओ एक बार। चलिए यहां पर हमने सारी बातें कर ली, सारी बातें हमने यहां पर कर ली कि अनुसूचियां हमने पढ़ ली कि भैया क्या ये हिंदी इंग्लिश में नहीं है, क्या ये हिंदी इंग्लिश में नहीं है, ऐसे आरोप मत लगवाया करो, ठीक है, ऐसे आरोप मत लगवाया करो। चलिए हमने ये पढ़ लिया कि अनुसूची 1 में क्या लिखा है, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, नाम का वर्णन है, ठीक है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अनुसूची 1 में दिए हुए हैं, ठीक। चलिए अब बात आती है दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे वेतन, पेंशन एवं भत्ते। अब इसमें वेतन एवं पेंशन भत्ते किसकी हो जाएगी? सैलरी, पेंशन एंड अनाउंसेस रिसीव्ड। अब ये बताइए कि अनुसूची 2 में वेतन भत्ते दिए जाएंगे, शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? वेतन भत्ते का जिक्र किसमें किया गया है? वेतन एवं भत्ते किसमें दिए जाएंगे? वेतन भत्ते का जिक्र किसमें है? आप कहेंगे सैलरी, सैलरी एंड अलाउंसेस। चलिए बताइए, यहां पर आप लिखेंगे कि भैया किसकी बात हो रही थी? अलाउंसेस की बात हो रही थी। ये जो जिक्र किया गया ये कौन सी अनुसूची में किया गया है? इसका वर्णन आप कहेंगे अनुसूची 2 में किया गया है। लेकिन किस किस के वेतन भत्ते? जैसे कि राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, सीएजी यानी कि कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को मिलने वाले वेतन भत्ते का जो वर्णन है वो अनुसूची 2 में होगा। किस में होगा? अनुसूची 2 में होगा। क्या ये वाली बातें आपने लिख ली? क्या यहां पर आपने पढ़ लिया? मुझे बताएं। ये सारी बातें हम लोगों ने यहां पर पढ़ी हैं कि भैया अनुसूची 2 किससे संबंधित है? आप कहेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति का मतलब यहां पर किससे है? राज्यसभा के सभापति से। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कैग को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो अनुसूची 2 के तहत दिए जाते हैं, अनुसूची 2 के तहत दिए जाएंगे, ठीक है, शेड्यूल 2 में दिए जाएंगे। बताइए यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात? सर पहले नहीं थी, अब अपलोड हो गई हैं। बिल्कुल राजू कुमार जी, हाँ जी अभिमा जी, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें आपने लिख ली है। आप कहेंगे सर वेतन भत्ते के बारे में हम बात कर रहे थे कि पहली अनुसूची में भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, नाम का वर्णन है। तो कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल स्टेट 28, यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। वहीं अनुसूची सेकंड, दूसरी अनुसूची क्या कहती है? सेकंड शेड्यूल कहती है कि प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सीएजी, सैलरी, पेंशन एंड अलाउंसेस रिसीव्ड। कौन सी अनुसूची के तहत इन्हें वेतन भत्ते दिए जाते हैं? अनुसूची 2 के तहत दिए जाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, यहां पर आप लोग लिख लीजिए, यहां पर सारी बातें आप लोग लिख लीजिए। क्या ये आपने लिख लिया? आगे बढ़ेंगे, इतना ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। संघ का मतलब है भारत, पूरा भारत। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है सारी चीजें। वेतन भत्ते, भत्ते का मतलब है जो पेंशन वगैरह होती हैं, जो 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 अनाउंसेस मिलते हैं, जैसे रिटायर हो गए, रिटायर होने पे जो भत्ता मिलता है कि भाई इतना भत्ता है, जैसे महंगाई भत्ता था, जैसे जो और भी महंगाई भत्ते हो गए, हाउस रेंट वगैरह हो गए, एचआरए वगैरह हो गए, ये सब चीजें। नेक्स्ट अनुसूची 3 क्या कहती है? अनुसूची 3 की अगर मैं बात करूंगा, शेड्यूल 3 कहती है संघ एवं राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायक, कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, इनकी शपथ। अनुसूची 3 में क्या दिया हुआ है? शपथ की व्यवस्था दी हुई है कि अनुसूची 3 में शपथ कौन कौन ग्रहण करेगा।
तो आप कहेंगे अनुसूची 3 में जो शपथ ग्रहण करने की व्यवस्था है, ओथ ऑफ द मिनिस्टर, ओथ ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, एमपी, एमएलए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को जो शपथ दिलाई जाती है, वो शपथ किस अनुसूची के तहत दिलाई जाती है? ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर हमने बात कर ली। तीसरी अनुसूची संघ एवं राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायक, कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की शपथ की बात यहां पर हो रही है, तो ये सारी बातें आप लोग लिख लीजिए। सीएजी की फुल फॉर्म होती है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी बोलते हैं इसे, सॉरी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे क्या बोलेंगे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, ठीक है जी, परीक्षक। तो हमने यहां पर पढ़ लिया कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। अब भैया चौथी अनुसूची क्या कहती है? चौथी अनुसूची में क्या दिया हुआ? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और ये सीटों का बंटवारा कैसे होगा? जनसंख्या के अनुपात में। आप कहेंगे जनसंख्या के अनुपात में, के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। चलिए, जनसंख्या के अनुपात की बात यहां पर है। आप कहेंगे जी जनसंख्या के अनुपात में। क्लियर हो गई चीजें? चलिए, बहुत शानदार, लाजवाब। जनसंख्या के अनुपात में आप कह सकते हैं रेशियो इन पॉपुलेशन, या ऐसे कह सकते हैं कि भैया जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या, उसके अकॉर्डिंग। अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो सीट हैं वो कहां से जाती हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, मैक्सिमम। आप कहेंगे मैक्सिमम सीट कहां से जाती हैं, किस राज्य से जाती हैं? आप कहेंगे यूपी से। यूपी से राज्यसभा में 31 सीटें जाती हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सदस्य चुने जाते हैं। हमने पढ़ लिया कि भैया 31 सदस्य। सर एससी क्या होता है? ओहो, यहां पर अभी मैंने बताया था ना, अभी यहां पर मैंने एससी, यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बताया था, इसलिए यहां पर मैंने केवल और क्या लिख दिया? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से भी आपको समझ जाना चाहिए था। एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। क्या है यहां पर एससी का मतलब? आप कहेंगे यहां पर एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और एचसी का मतलब है हाई कोर्ट। एच फॉर हाई, सी फॉर कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है जी। अनुच्छेद कहां पढ़ाएं? अभी तो चैप्टर 1 स्टार्ट ही कहां हुआ है जो अनुच्छेद पढ़ाऊंगा? अनुच्छेद संविधान के भाग 1 में स्टार्ट होंगे, ठीक है। कैग का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर नहीं, COM, कंप्ट्रोलर, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि भैया सबसे ज्यादा सीटें राज्यसभा में कहां से आती हैं? उत्तर प्रदेश से। आपको ट्रिक बताता हूं, याद कैसे करेंगे ट्रिक। जैसे कि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से जाती हैं, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में। जैसे इसका ऊ ले लिया, ठीक है, इसकी अ की मात्रा ले ली, बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना दिखाई दे रहा है आपको? 31 दिखाई दे रहा है। वैसे ही कि बंगाल और बिहार किसी की सलाह पर अलग हुए थे, बंगाल, बिहार, ये किसी की सलाह पर अलग हुए थे, ये किसी की सलाह मतलब एडवाइस, सलाह 16 से 16 बन गया। तो बंगाल से 16 सीटें, बिहार से 16 सीटें राज्यसभा में जाती हैं। हालांकि जब राज्यसभा हम पढ़ेंगे ना, जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो ट्रिक वाइज में याद कराऊंगा किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में आती हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, तो हमने ये वाली बातें पढ़ ली कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, और सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में होता है, ठीक है। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि भैया जिस राज्य की जितनी पॉपुलेशन होगी उस राज्य को उतनी सीटें दी जाएंगी, कि तो ये हमने पढ़ लिया। अब बात आएगी पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज वर लॉस्ट।
कि भैया अनुसूची 5 में क्या दिया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। यहां पर अनुसूचित जाति के लिए एससी शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए एसटी शब्द का प्रयोग करते हैं। एससी का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, अब अनुसूची 5 में केवल 10 राज्यों का जिक्र है। अनुसूची 5 में केवल 10 राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण है। अब आप कहेंगे जी कौन कौन से, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, गुजरात की, हिमाचल प्रदेश की, झारखंड की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, ओडिशा की, राजस्थान की और तेलंगाना की। हमने ये पढ़ लिया कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना, ये वो 10 राज्य हैं जिनके एससी एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण है व प्रशासन है। ये सारी बातें हमने पढ़ ली, ये सारी बातें हमने पढ़ ली कि भैया अनुसूची 5 में क्या लिखा हुआ है। अनुसूची 5 में क्या लिखा है कि अनुसूची 5 में 10 राज्य असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, माफी चाहूंगा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना, इनके भैया क्या दिया हुआ है, इनके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। तो यहां पर हमने पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 राज्य। उत्तराखंड इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, ये वाली बातें हमने लिख ली। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनको हम ट्रिक से याद करेंगे, लेकिन वो राज्यसभा में ट्रिक लगेंगी, राज्यसभा में पढ़ेंगे उनको। अब वो चैप्टर है ही नहीं इसका, तो ट्रिक से कैसे बताएं, बताइए। एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, यहां पर ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, इसका शेड्यूल का मतलब एसटी का मतलब यहां पर ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और जो शेड्यूल्ड कास्ट है इसका मतलब होता है एससी। ठीक है, कैटेगरीज होती है ना। चलिए हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें हमने लिखनी है कि अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण है। विष्णु जी अगर किताबी भाषा होती ना ये, तो आपको समझ में भी नहीं आती, बहुत खतरनाक हो जाती, बहुत खतरनाक हो जाती। आप उन बच्चों से पूछना जो बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं या जो बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, कि उनमें पॉलिटी का डर खत्म ही हो चुका है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं काफी लंबे समय से पॉलिटी इतनी पढ़ा चुका हूं कि बच्चों को पॉलिटी का डर ही खत्म है। और ये वास्तविकता है। अगर आपने अभी तक, जैसे अभी एक चैप्टर पूरा नहीं हुआ जिसमें संविधान सभा हुई, संविधान का निर्माण हुआ है ना, संविधान प्रस्तावना हो गई, स्रोत हो गए, अनुसूचियां हो गई, ये 5-6 टॉपिक हैं एक चैप्टर में। आप इनको पढ़ लेना और इनसे संबंधित क्वेश्चंस लगा लेना। मैं विश्वास दिला दूं कि सिंगल क्वेश्चन में आप नहीं अटकेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन में आप नहीं अटकेंगे। ठीक है, अब भैया अलग अलग भी तो होता है। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट भी, एस फॉर सुप्रीम कोर्ट, सी फॉर कोर्ट, वहां पर जज थे तो वहां सुप्रीम कोर्ट हुआ। अलग अलग मतलब अलग अलग जगह होते। काइट मतलब पतंग भी होती है, काइट मतलब चाकू भी होता है, काइट मतलब चील भी होती है, काइट मतलब पतंग भी होती है। तो चील और काइट में अंतर नहीं है क्या? अंतर है। तो हर शब्द का मीनिंग अपने अपने सेंटेंस में अलग अलग होता है। अब ये वाली बात समझ में आ गई। चलिए हमने यहां पर पढ़ लिया कि कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य का जिक्र अनुसूची 5 में किया गया है। तो 3 ऐसे होंगे जिनका नाम नहीं होगा, एक ऐसा होगा जो 10 में से कोई एक होगा, तो वहां पर हमें बताना पड़ेगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अनुसूची 5 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और क्षेत्रों से नियंत्रण है। ठीक है, क्षेत्रों का प्रशासन है, नियंत्रण है, खत्म हो गई बात। ना नाइफ नहीं, काइट मतलब पतंग होती है, काइट मतलब पतंग होती है और काइट मतलब चील होती है, नाइफ मतलब चाकू होता है। ठीक है, चलिए अब भैया बात कर रहे हैं अनुसूची 5 की। छठी अनुसूची कहती है कि असम त्रिपुरा मेघालय मेघालय के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए हुए हैं, जिसे हम शॉर्ट में ATMM लिखते हैं। ATMM असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय। असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय के जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, इसमें किसकी बात हो रही है? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की। आप कहिए अनुसूचित
जनजातीय क्षेत्रों की, जनजातीय, आप कहेंगे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की, ठीक है। प्रशासन व नियंत्रण की बात हो रही है। जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आप कहेंगे भैया यहां पर आप लिखिएगा कि शेड्यूल, आप यहां पर लिखेंगे कि भैया क्या हो जाएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, इसमें केवल अनुसूचित जनजाति आएगा, केवल अनुसूचित जनजाति आएगा, और इसमें अनुसूचित जाति भी था लेकिन इसमें केवल अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का जिक्र है। इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया गया जिसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं। कि सर कितने राज्यों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना हुआ है जिसे शॉर्ट फॉर्म में एडीसी कहते हैं। कि भैया एडीसी का गठन कितने राज्यों में हुआ, मात्र 4 में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्वायत्त जिला परिषद। ये स्वायत्त जिला परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके संरक्षण की परिकल्पना करते हैं, जिसका अध्यक्ष राज्यपाल होता है। एडीसी का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, मुझे लग रहा है कि आप दिमाग खोलकर नहीं पढ़ रहे, दिमाग खोलकर नहीं पढ़ रहे, या फिर आप जानबूझकर ये ऐसे कमेंट कर रहे हो कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, उसकी क्या होगी, ताकि आपका नाम लिया जाए। अभी मैंने बताया A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम, M फॉर मेघालय, ATMM। भैया ऐसे अगर पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन में बड़ा दिक्कत है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, कड़वा है, लेकिन है तो ये कड़वा हो सकता है, लेकिन आपको भैया याद करने में समस्या आएगी। अगर जानबूझकर आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे तो नहीं कर रहे, एक दो बच्चे हैं वो डेली ऐसे ही कमेंट करते हैं, ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो दिमाग खोलकर नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि मैंने अभी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम बताया, मैंने फिर शॉर्ट फॉर्म लिखी, मैंने एटीएम के बारे में बताया, फिर मैंने पढ़कर बताया, ए से असम, टी से त्रिपुरा, मे से मेघालय, एम से मिजोरम, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन इसमें है। तो फिर तो ये तो गलत बात है। अगर आप इसको ऐसे कर रहे हो तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है ना। चलिए, हमने ये पढ़ लिया कि इन राज्यों में क्या दिया गया है। इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का वर्णन है। इसका काम क्या होता है, दीज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या काम करती हैं, ये प्रोटेक्शन, किसका प्रोटेक्शन करती हैं। आप कहेंगे भैया ये किसका, आप बताइएगा जल्दी से कि भैया प्रिवेंशन ऑफ ट्राइबल कल्चर, जो ट्राइबल कल्चर है उसका प्रिवेंशन करती हैं, यानी कि उनकी संरक्षण करती हैं। जो आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति की रक्षा करती हैं, उनकी परिकल्पना करती हैं। समझ गए आप मेरी बात। इतना समय आपका है कि भैया आपको तो पढ़ने के अलावा कमेंट लिखने का भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है। अगर क्लास के समय भी आप जो है कान खोलकर दिमाग खोलकर नहीं बैठेंगे, मैं उस बच्चे के लिए बोल रहा हूं जो डेली ये कमेंट करता है, और मैं जानता हूं उसका नाम, अब तो मैं पहचान चुका हूं, है ना। हमने पढ़ा कि यहां छठी अनुसूची में कितने राज्यों का जिक्र है, 4। कौन कौन से, ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के प्रशासन के बारे में। और किस प्रशासन के बारे में, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का, यानी कि आप कहेंगे प्रोविंसेस, यहां पर आप कहेंगे प्रोविंसेस किसका, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। और किसका, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज हैं उनका, ठीक है। इन 4 राज्यों में क्या है, स्वायत्त जिला परिषद है। कि भैया कौन सी अनुसूची में 4 राज्यों के लिए एडीसी का गठन किया गया है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया गया है, वो छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का है। और इसका काम है कि आदिवासी संस्कृति की रक्षा करना, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है जी, वो राज्यपाल होता है। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इसमें एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जिक्र किया गया इन 4 राज्यों में बस। क्या एससी का वर्णन इसमें ना, एससी का वर्णन इनमें नहीं है। चलिए, अब बात आती है, यहां पर ये आप पढ़ लेंगे, इसमें तो ये असम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, में कौन कौन सी भाषाएं हैं ये बहुत जरूरी नहीं है। 7वीं अनुसूची बहुत जरूरी है। 7वीं अनुसूची की बात करेंगे
कि 7वीं अनुसूची कहती है कि केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि सर केंद्र राज्यों में शक्तियों का जो विभाजन है वो कौन सी अनुसूची में किया जाता है। केंद्र राज्यों में शक्तियों का जो विभाजन है वो 7वीं अनुसूची में किया गया, और 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां बनाकर विभाजन किया गया है। हाउ मेनी लिस्ट इन द शेड्यूल नंबर 7? आप कहेंगे 3 लिस्ट। 3 लिस्ट, एक तो है यूनियन लिस्ट जिसे हम संघ सूची कहते हैं, एक है राज्य सूची जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, और एक है समवर्ती सूची जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। कमेंट करके बताइए कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है, समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया है। कौन कौन भैया बताएंगे? चलिए बताइए, बताइए जल्दी से। जो समवर्ती सूची है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? अरे ये तो गलत बात है, संविधान के स्रोत हमने पढ़े थे ना। टाइम तो दे रहा हूं, कितना टाइम दे रहा हूं बताइए, बताइए इतना सारा टाइम में। ऑस्ट्रेलिया से, बहुत बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया से सब लोग बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, गजब। तो हमने पढ़ा कि समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे। आप कहेंगे पहले जो विषय दिए थे, जो सब्जेक्ट दिए थे, वो सब्जेक्ट कितने थे? वो सब्जेक्ट्स थे भैया कितने? 97। कितने सब्जेक्ट थे? 97 सब्जेक्ट थे। वर्तमान में करंट में कितने सब्जेक्ट हैं जी? आप कहेंगे करंट सब्जेक्ट्स कितने हैं? करंट सब्जेक्ट्स कितने हैं? तो ये पहले थे, पहले विषय राज्य सूची में 66 थे, अभी 61 हैं। आप कहेंगे सब्जेक्ट तो बढ़ने चाहिए थे, ये तो घट गए। ये तो अभी वर्तमान में है कि वर्तमान विषय कितने दिए हुए हैं? आप कहेंगे 61 विषय दिए। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे विषय थे जिन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 7 में राज्य सूची से निकालकर संघ सूची में और राज्य समवर्ती सूची में डाल दिया। जैसे कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण, नापतोल, ठीक है, नापतोल और शिक्षा, ये किसमें शामिल कर दिए गए थे? समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए थे। किसमें? समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए थे। तो हमने पढ़ लिया कि समवर्ती सूची में पहले विषय कितने थे? 47। वर्तमान में कितने विषय दिए गए हैं? वर्तमान विषय, करंट विषय कितने दिए हुए हैं? आप कहेंगे वर्तमान विषय दिए हुए हैं कितने? 52। कितने दिए जी? 52 विषय दिए हैं। हमने लिखा कि भैया जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां दी गई हैं? आप कहेंगे 3 सूचियां दी गई हैं। और 7वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है कि केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आप कहेंगे संघ सूची। इसमें पहले 97 विषय थे, अभी 100 विषय हैं। इसमें पहले 66 थे, अभी 61 हैं। इसमें पहले 47 थे, अब इसमें 52 हो गए। कितने हो गए? 52 हो गए। चलिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुर्गेश जी। चलिए बहुत शानदार, यहां पर हमने इन चीजों को पढ़ लिया कि सर शिक्षा है, वन है, वन्य जीवों का संरक्षण है, नापतोल है, ये सब किस में शामिल कर दिए गए हैं? ये सब किस में शामिल कर दिए गए हैं? न्याय प्रशासन है, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया था। किसमें? समवर्ती सूची में शामिल कर दिया था। ये वाली बातें हमने लिख ली। अब आप लिख लिए क्या? काफी समय दे रहा हूं मैं लिखने का, काफी समय दे रहा हूं लिखने का, यहां तक आप लिख लिए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि जैसे रक्षा है, सशस्त्र बल है, परमाणु ऊर्जा है, विदेशी मामले है, कूटनीति है, बैंकिंग है, मुद्रा है, सिक्का है, रेल है, डाक तार है, युद्ध और शांति है, सूचना प्रसारण, देशीयकरण, नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, खाना और खनिज जैसे डिफेंस, आर्म फोर्सेस, ये सारी चीजें हैं। ये किसमें आती है? आप कहेंगे साहब ये तो संघ सूची के विषय। किसके? आप मुझे बताइए। संघ सूची के विषय हैं, संघ सूची के विषय। चलिए संघ सूची के विषय तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप लोग मुझे बताइए। यहां पर हम लोगों ने बातें करनी है, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग मुझे बताएं फटाफट से
यहां पर हम लोग बात करेंगे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। पीडीएफ मिल जाएगी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सचिन संदीप बघेल जी धन्यवाद। क्या ये वाली बातें हमने लिख ली? रक्षा और सशस्त्र बल, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, कूटनीति, बैंकिंग, मुद्रा, सिक्का, ये सब किस में आते हैं? ये सब संघ सूची के विषय हैं, इनको एक बार पढ़ना। और ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का, उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय कौन सा है, निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय कौन सा है, निम्नलिखित में से समवर्ती सूची का विषय कौन सा है। इसलिए मैं यहां पर, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, ये वाली बात हम यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए, इंग्लिश में भी लिखवाओ। ये एक फारसी भाषा लिखी हुई है ना, उर्दू है ये क्या है? अरे नहीं, उर्दू नहीं, ये बंगाली भाषा है। नहीं, बंगाली भी नहीं है। ये कौन सी है? ये कन्नड़ भाषा लिखी हुई है। इंग्लिश में भी लिखवाओ। बहुत तेज घूंसा मारेंगे, बहुत तेज। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है जी? ये इंग्लिश नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है क्या? हाँ जी। आपातकाल किस अनुच्छेद में? दीपांशु जी, आपातकाल अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। अब राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे आप तो 352 में है, राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो 356 में है, वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे तो 360 में है। ठीक है, चलिए लिख लिए होंगे आप लोग यहां तक। अब बात आती है राज्य सूची। ये राज्य सूची के विषय हैं कि भैया स्टेट लिस्ट में कौन कौन से विषय आते हैं। अदालतें हो गई, राज्य पुलिस हो गई, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, ठीक है, कृषि, सड़क, रेलवे पुलिस, वाट, नाप, है ना, पुस्तकालय। नाप तोल जो है, नाप तोल वो किसका विषय था? आप कहेंगे समवर्ती का। और यहां पर बाट और नाप है, केवल नाप तोल जो है वो वहां पर हो रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कि भैया ये आप मुझे बता सकते हैं कोर्ट, ये कोर्ट है, स्टेट पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, या भैया यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे भैया सैनिटेशन हो जाएगा। ठीक है, सफाई जिसे सैनिटाइजेशन कहते हैं या सैनिटेशन कहते हैं। एनिमल्स है, या भैया आप कहेंगे इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, रोड, रेलवे पुलिस, है ना, वांट जिसे वांट कहते हैं, वांट या वाट कहते हैं, इसको बाट कहते हैं जी, बाट, जिसे क्या कहते हैं जी? बाट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? बाट बोलेंगे, बाट। एंड मेजरमेंट, लाइब्रेरी, ये सब कहां पर हो जाएंगे? ये सब राज्य सूची के विषय हो जाएंगे। और यहां पर हम बात करेंगे, वैसे तो नाप तोल इसमें आना चाहिए था ना, नाप तोल इसमें आना चाहिए था। ये वाला थोड़ा सा जो है मुझे लग रहा है कि गलती हो चुका है ना। यहां पर हम नाप तोल को जो है इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नाप तोल जो आएगा, नाप तोल जो आएगा ना, वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहां से निकाल दिया है, यहां से उसे निकाल दिया है। और नाप तोल को किसमें शामिल कर दिया है? आप कहेंगे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही यहां पर बताया था, जब ये मैं बता रहा था कि भैया वन हुआ, शिक्षा हुई, शिक्षा हुई, वन, शिक्षा, और भैया आप कह सकते हैं नाप तोल और न्याय प्रशासन, इसे यहां से निकालकर इसमें शामिल कर दिया, तभी तो ये विषय बढ़ गए, तभी तो ये विषय यहां पर बढ़ गए। चलिए, तो राज्य सूची में आती हैं अदालतें, राज्य पुलिस आती है, जिला अस्पताल आता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, और राज्य पुलिस है, रेलवे पुलिस है, पुस्तकालय वगैरह, ये सब बातें हम यहां पर पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहां तक हमने लिख लिया होगा, यहां तक हमने लिख लिया। परमाणु, परमाणु संघ सूची का विषय, परमाणु संघ सूची का विषय, इसमें लिखा नहीं है क्या परमाणु? यहां पर है तो ये परमाणु ऊर्जा, ये लिखा तो है संघ सूची का विषय। चलिए बहुत बढ़िया जी, है ना, यहां तक हमने नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे चलते हैं, समवर्ती सूची की बात करते हैं कि समवर्ती सूची में क्या दिया हुआ है? शिक्षा है, वन, व्यापार संघ है, शादी है, गोद लेना, उत्तराधिकार, जंगल, वन्य जीवों और जानवरों का संरक्षण, मूल्य नियंत्रण, आवश्यक वस्तुएं, बिजली, नाप तोल। क्या हो जाएगा? नाप तोल। ठीक है, नाप तोल, वही वाट और मेजरमेंट, नाप तोल यहां पर हो जाएगा। ठीक है जी, वाट और मेजरमेंट हम यहां पर पढ़ लेंगे। चलिए मुझे बताइए, बिल्कुल अविनाश,
अवनीश जी, अवनीश श्रीवास्तव जी, बिल्कुल आएगा जी ये सारी चीजें। आवाज गड़बड़ हो रही है क्या सर? स्पीड से कराओ। नहीं भाई, स्पीड से नहीं करेंगे, स्पीड से करने में तो मामला खराब है, मामला खराब है। देखिए मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि आपको ज्यादा चीजें मैं समझा पाऊं। स्पीड भले ही क्लास 1-2 एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन याद रहना चाहिए। तो करंट लिस्ट में क्या क्या आया है हमने पढ़ लिया। एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस हैं, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, गोद लेना, ठीक है, एडॉप्शन, उत्तराधिकार, सक्सेशन, कौन मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, सक्सेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, प्राइस कंट्रोल एंड एसेंशियल्स कमोडिटीज और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब किस में आती है, समवर्ती सूची में। ये पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। अब बात आ गई 8वीं अनुसूची की, कि 8वीं अनुसूची में क्या दी हुई है, भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कि साहब जो हमारा संविधान था 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें मात्र 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में जो क्लासेस की संख्या है वो बढ़ गई है, वो संख्या बढ़ गई। अब संख्या कैसे बढ़ गई, तो हम कहेंगे भैया कि 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ लिया, 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ लिया, वहीं 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ लिया। एडॉप्शन मतलब गोद लेना, जैसे किसी की संतान नहीं है और वो किसी बच्चे को गोद ले रहा है, एडॉप्ट कर रहा है, तो वो जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। चलिए, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन मैं आज आपातकाल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, अनुसूचियां। मैं आज अनुसूचियां पढ़ा रहा हूं। भाई आपातकाल में लगे पड़े हैं, और जिस दिन मैं आपातकाल पढ़ाऊंगा उस दिन पूछेंगे जी अनुसूची क्या कब पढ़ाई थी, अनुसूची का तो पता ही नहीं, आपने अनुसूचियां नहीं कराई हैं भैया, अनुसूचियां तो करा दो। फिर आप ऐसे बोलोगे, भैया जिस समय जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो उस समय पढ़ना चाहिए, जिस समय जो सब्जेक्ट चल रहा हो उसी में बात करनी चाहिए, है ना, उसी पर बात करनी चाहिए। मैंने यहां पर इंपोर्टेंट विषय दिए, ऐसे 100 विषय थोड़ी लिखवा दूंगा, जो इंपोर्टेंट है वो बता दिया मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं कि 14 भाषाएं जो थी, जैसे संस्कृत है, मलयालम है, हिंदी है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, मराठी। अब जो उड़िया थी इसे वर्तमान में तो उड़िया नहीं कहते, इसे ओडिसी कहते हैं, क्योंकि 2011 में ओडिसी जो नाम है वो बदल दिया गया। क्या कर दिया गया, ओडिशा कर दिया गया, ओडिसी कर दिया। गुजराती, बांग्ला, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी और असमिया, इन्हें लिखने की प्रयास मत करना, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी, सब पीडीएफ में मिल जाएंगी यहां पर, ठीक है जी। ये सब किस में मिल जाएंगी, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। समझ गए आप मेरी बात। यहां पर हमने ये सारी चीजें लिख ली कि भैया 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषाओं से, कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14, वर्तमान में कितनी है, 22। 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, ये भाषाएं थी, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसे वर्तमान में क्या नाम है इसका, आप कहेंगे वर्तमान में इसे ओडिसी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओडिसी कहते हैं। तो वर्तमान में इस भाषा का नाम बदल दिया, क्योंकि उड़ीसा को अब ओडिशा कर दिया है, ठीक है, ये बातें हमने लिख ली। बात आती है वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22। वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था, अधिनियम 1967, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, यहां भी लिखेंगे अधिनियम 1992, जिसमें मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम, ये भी अधिनियम लिखिएगा, और यहां पर एक्ट लिखिएगा, यहां पर भी एक्ट लिखिएगा, और यहां पर भी एक्ट लिखिएगा, ठीक है। मैथिली, आप कहेंगे मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, ये जोड़ दी गई। इसे हम क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, नमक। ना से नेपाली, मां से मणिपुरी, का से कोंकणी, ठीक है। तो भैया 14 पहले थी, सिंधी कब जोड़ दी गई, तो 1967 में। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ ली, ठीक है। चलिए मुझे बता दीजिए, क्या यहां तक आप लोगों ने इसको पढ़ लिया कि भैया वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, 22।
वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22, जिन्हें मान्यता दी गई है। हमारे भारत में लगभग 1500 बोलियां बोली जाती हैं, 1500 बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है जी, चलिए, इसमें अंग्रेजी नहीं है, ना तो अंग्रेजी इसमें है और ना ही अंग्रेजी इसमें है, फिर भी नागालैंड ने उसको अपनी राजभाषा बनाया हुआ है। ठीक है, अंग्रेजी को मान्यता नहीं मिली हुई है भारत में, लेकिन फिर भी ऑफिशियल यूज में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अब शास्त्रीय भाषाएं हम पढ़ रहे हैं, शास्त्रीय भाषाएं हम पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे तमिल 2004 में शास्त्रीय भाषा बनी, क्लासिकल लैंग्वेज, इसे हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे क्लासिकल लैंग्वेज, आप कहिएगा क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है जी? आप कहेंगे 11। ठीक है, तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। ठीक है, उड़िया को ओडिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़िया को ओडिसी कहते हैं, कि जो उड़िया है या ओडिसी है, इसको 2014 में, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली 2024 में। तो 5 ये हो गई और 6 ये थी, 6 ये थी, 5 और 6 टोटल कितनी हो गई? 11। तो कुल शास्त्रीय भाषा कितनी हो गई? आप कहेंगे 11। अच्छा, शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं? शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं? शास्त्रीय भाषा का मतलब होता है ऐसी भाषा जो 2000 से 1500 साल पुरानी हो, उन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक है, ऐसी भाषाएं जो 1500 से 2000 साल पुरानी भाषाएं हो, उन्हें हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं। अच्छा, द्रविड़ परिवार में कहीं तो मराठी ऐड कर रखी है और कहीं मराठी ऐड नहीं की गई है। तो द्रविड़ परिवार में मुख्यतः 4 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को? आप कहेंगे 4, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम को, 4 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो बहुत सारी जगहों पर मराठी को भी द्रविड़ परिवार की भाषा माना गया है, जो कि गलत है। ठीक है जी, चलिए, यहां पर हमने लिख लिया। ठीक है, ये लिख लीजिए कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं। वैसे तो पर भाषा के आधार पर 4 भागों में बांट दिया गया है, 4 परिवारों में बांट दिया गया। द्रविड़ परिवार की हो गई, इंडो यूनानी हो गई और ऑस्ट्रियाड भाषा हो गई। ठीक है, ये सारी बातें आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो हमने पढ़ लिया तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, इनको हम पढ़ लेंगे, यहां तक हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, बताइए किसी को यहां तक कोई समस्या हुई है? आगे बात करते हैं। ये 9वीं अनुसूची है, इससे आगे हम कल पढ़ लेंगे, कल हम एमसीक्यू भी कर लेंगे। ठीक है जी, अब आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि जितनी चीजें मैंने पढ़ाई वो याद हुई? अब मेरे साथ रिवाइज करिए। अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ था? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन था। अनुसूची 2 में वेतन भत्तों का जिक्र था। अनुसूची 3 में शपथ की व्यवस्था थी। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों की बंटवारा था। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण था। अनुसूची 6 में 4 राज्यों का जिक्र था, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन था। अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सूची में था। अनुसूची 8 में भाषाओं का जिक्र था। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार।